हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन और अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा सबसे पहले स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रा का मतलब जो होता है, स्पेक्ट्रा वर्ड और स्पेक्ट्रम वर्ड सिमिलर है, बस एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स। कलर्ड बैंड्स की जो सीरीज होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा आज का हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहले कोई भी लाइट होती है ना, लाइट जो होती है उसका अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद स्पीड ऑफ लाइट changes with change in medium, changes with change in medium। ठीक है, जैसे आप मीडियम को चेंज करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसी वजह से जो होती है ना, लाइट सपोज ऐसे है, जैसे सपोज लाइट जैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, डिफ्रैक्शन हो जाएगी लाइट के अंदर, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या फिर कोई भी जो अदर फिनोमिना है वो हैपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मीडियम सपोज आपने एयर के अंदर लाइट को ट्रेवल करवा रहे हो या वाटर के अंदर लाइट को ट्रेवल करवा रहे हो, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो चेंज हो जाती है चेंज इन मीडियम करने से। अब ये तो चलो लाइट के बारे में था कि हम ये कंफ्यूज ना हो कि अगर हमें सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आता है कि हमें सपोज कोई चार वो दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में 4 डिफरेंट मीडियम्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ कि लाइट की स्पीड सेम रहेगी या डिफरेंट, तो लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, अब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, कोई भी सपोज हमने ना यहाँ पे प्रिज्म लिया, हमने यहाँ से पास करवाई है व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट के पास आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट लाइट के पास सारे टाइप की रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी आपकी व्हाइट लाइट होती है ना, उसके पास वेव्स होती है, जितनी भी वेवलेंथ होती है ना उसके पास वेव्स होती है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट हैव वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ। ठीक है, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट के पास वेव्स होती है सारी वेवलेंथ की। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट इसमें से पास करवाई है ना प्रिज्म में से, ये आपने क्या लिया हुआ है? दिस इज प्रिज्म। तो आपको है ना एक बहुत मतलब इस तरीके से कुछ है ना स्पेक्ट्रम सा मिलेगा। स्पेक्ट्रम का मतलब सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स मिलेगी, और ये जो स्पेक्ट्रम होगा, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, ये कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जैसे देखो यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होगा? विबग्योर होगा। अगर मैं डायग्राम में अच्छे से मेंशन करूं तो यहाँ पे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा? विबग्योर। ऐसे मतलब लिख लेना, विबग्योर होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये क्या होगा? विबग्योर टाइप का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। कलर्ड बैंड्स, यहाँ पे ब्लू कलर भी होगा, इंडिगो कलर भी होगा, या क्या कहते हैं वॉयलेट कलर भी होगा, रेड कलर भी होगा, येलो, ऐसे विबग्योर जो होते हैं ना, यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, क्योंकि जैसे अब मैंने कहा ना यहाँ पे विबग्योर मिलेगा, विबग्योर का क्या मतलब है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमें विबग्योर यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो वॉयलेट कलर है वो मर्ज हो रहा है इंडिगो के साथ, वॉयलेट मर्ज हो रहा है इंडिगो के साथ। ठीक है, सारे कलर्स आपस में मर्ज होते दिखाई देंगे। जो इंडिगो है वो ब्लू कलर के साथ मर्ज हो रहा है, ब्लू ग्रीन के साथ, ग्रीन येलो के साथ, ऑरेंज के साथ, और ऑरेंज रेड के साथ। इस तरीके के सारे जो कलर्स होंगे ना वो आपको मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स होते हैं वो मर्ज होते हुए दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो हमें स्पेक्ट्रम का मतलब पता चल चुका है। हमने अगर सपोज व्हाइट लाइट, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट के पास वेव्स होती है सारी वेवलेंथ की। जैसे आप उसे प्रिज्म में से पास करोगे तो हमारे पास विबग्योर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद अब एक इसके अंदर से जो हम विबग्योर देख पा रहे हैं, जैसे जो हमने वर्ड लिखा है विबग्योर,
इसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो किससे है, वॉयलेट से है, और जो एंड है वो किससे है, रेड से। ये क्या है, वॉयलेट, और ये क्या है, रेड। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी स्पेशलिटी बताऊंगी। सबसे पहले, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, डेविएशन की। डेविएशन की वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी ही कम डेविएशन होती है। वॉयलेट की यहां से यहां जाते हैं ना, वेवलेंथ इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। वॉयलेट की इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, वॉयलेट कलर की क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ छोटी है तो डेविएशन क्या होगी, ज्यादा, इसलिए वॉयलेट कलर डेविएट करता है मोर, डेविएशन मोर। ठीक है, अब रेड कलर है, रेड कलर के अंदर यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ ज्यादा हुई तो डेविएशन क्या होगी, कम, डेविएशन लेस। मतलब ये क्या करेगा, डेविएट करेगा लेस। ऐसे क्या कहते हैं, स्मॉलर क्लासेस में ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे कि हम जो है कार्ड्स के अंदर या फिर व्हीकल्स के अंदर येलो लाइट ही क्यों यूज करते हैं, रेड लाइट ही क्यों नहीं यूज करते। तो उसका हमने रीजन पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो रेड होता है, रेड कलर, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है। हाई वेवलेंथ होने की वजह से वो डेविएट लेस करता है। क्योंकि हमें जब भी कोई व्हीकल चल रहा है तो व्हीकल को क्या चाहिए कि व्हीकल सपोज ये कोई भी कार ऐसे चल रही है तो उसको तो ये चाहिए ना कि मतलब उसको तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक का दिख सके, उसे तो ऐसी लाइट चाहिए ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप की कलर की लाइट चाहिए यहाँ पे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक का देख सके। अब ये तो डेविएट ही नहीं करता, ये तो डेविएशन, इसकी तो डेविएशन लेस है, मतलब ये तो दूर तक जाता ही नहीं है कलर, रेड कलर। दैट्स वाई हम इसको रेड कलर को व्हीकल्स के अंदर यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसकी डेविएशन मोर होती है, पर डेविएशन मोर तो होती है, पर जो वॉयलेट कलर है वो क्या होता है, मतलब उसका कलर, उसका वो है ना कलर इंटेंसिटी, इसलिए ये भी हम यूज नहीं करते। अब सपोज के माइंड में क्वेश्चन आया कि इसकी डेविएशन मोर है क्योंकि इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इसको यूज करना चाहिए व्हीकल्स के अंदर, पर हम वॉयलेट कलर को इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज वॉयलेट की कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू येलो कलर, इसलिए येलो कलर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब ये तो एक छोटा सा वो है जो हमने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग ही की है क्योंकि अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। और अगर हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का दूसरा एग्जांपल लेंगे तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का दूसरा एग्जांपल है रेनबो। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का जो दूसरा एग्जांपल है वो रेनबो। रेनबो भी हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे कि रेनबो के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते थे, है ना। तो रेनबो जो होता है स्काई के अंदर वो एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का। अब एक टॉपिक होता है मतलब एक ऐसी जनरल नॉलेज के लिए है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। जब सपोज कोई भी यहाँ पे मैटर रखा है, मैटर है, ये है मैटर, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस आपने कोई भी है। अब मैटर है तो ये किसका कंसिस्ट होगा, ये एटम्स, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कंसिस्ट होगा। सॉलिड है तो बड़ी टाइटली पैक्ड होंगे, है ना, तो इन सबका कंसिस्ट होगा। अब सपोज हम इसे इरेडिएट करवाते हैं, कोई भी ईएम रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या है, फोटोन्स हैं। ठीक है, लाइट के पास फोटोन होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या होता है, क्वांटा होते हैं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करेगी मैटर के साथ, तो जो एटम्स होंगे, जो यहाँ पे जो जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, इससे एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। एनर्जाइज्ड होने की वजह से, एनर्जाइज्ड हो गए, एनर्जाइज का मतलब सपोज कोई भी इस लेवल के ऊपर एनर्जी थी, सपोज यहाँ पे कोई भी एनर्जी थी विच वाज, सपोज मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, 2h न्यू एनर्जी थी। ठीक है, तो पहले जो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी थी और एनर्जाइज होने के बाद सपोज इनकी एनर्जी हो गई 5h न्यू। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में, 5h न्यू स्टेट के अंदर है। अब एक डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ना ऐसे कंसीडर करते हैं कि कोई एटम था, एटम ने एनर्जी ली, एनर्जाइज्ड हो गया, तो पहले एटम इस वाली स्टेट के अंदर था और अब वो उठ करके इस वाली स्टेट के अंदर हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। हम ऐसा सोचते कि एटम पहले यहाँ था, एटम उठ के फिर उस वाली स्टेट में चला गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो हम कहते हैं ना कि एनर्जाइज्ड हो गया एटम, एक्साइट हो गया एटम, ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि पहले एनर्जी एटम की कम थी, पहले एनर्जी इतनी थी,
अब वो ऊपर वाली स्टेट में चला, मतलब ऊपर वाली स्टेट की एनर्जी उसने ऑक्यूपाई कर ली, अब उसकी एनर्जी 5H में है। बस हम इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, ऐसे नहीं होता कि पहले एटम इस वाली स्टेट के अंदर था, उसके बाद वो उससे हायर वाली स्टेट के अंदर चला गया, नहीं। बस ऐसे कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी मतलब एक्साइट होने का, एटम को एक्साइट होने का, एटम मॉलिक्यूल की एक्साइट होने का मतलब होता है कि पहले एनर्जी उसकी कम थी, इतनी थी सपोज, अब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बस सिर्फ इतना मतलब होता है। यूं नहीं होता कि एटम उठ के ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे उतर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एनर्जी अब क्या हो चुका है, जैसे ही ईएम रेडिएशन ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन किया है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, एटम्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया, वो एनर्जाइज हो चुके हैं, तो वो कहाँ पे चले गए, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। सपोज एटम की एनर्जी इतनी है, ठीक है, एटम की एनर्जी इतनी है, 5H न्यू है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अनस्टेबल स्टेट में है, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनस्टेबल स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हमें इस बात का पता है ना। कोई भी चीज जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कम स्टेबल होती है, वी नो दिस थिंग, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कम स्टेबल होती है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये कम स्टेबल है, स्टेबल यहाँ होती है ना, इसकी वजह से अब ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल तो कोई चीज रहना पसंद ही नहीं करती, अब अनस्टेबल नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, अपनी वो एनर्जी लूज करेगी और वो दूसरी स्टेज में आए, मतलब जो एनर्जी जिसकी कम है ना, उस स्टेज में आने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो अपनी एनर्जी लूज करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, और अपनी क्या कहते हैं, जो लोएस्ट एनर्जी है उसके अंदर आ जाएंगे। और जब वो ऐसा काम कर रहे हैं, सपोज हाई एनर्जी से जब कोई भी एटम, ऐसे लिख सकते हैं हम स्टेटमेंट की फॉर्म में, व्हेन एटम और मॉलिक्यूल इज कमिंग फ्रॉम high energy state to low energy state, जो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे, दे विल एमिट रेडिएशन। वो क्या एमिट करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, जो कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सी, जो कि हम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट करेंगे रेडिएशंस इन, और वो कौन सी रेडिएशन एमिट करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कौन सी, क्योंकि हमें पता है ईएम रेडिएशन है। ईएम रेडिएशन का हमने डायग्राम नहीं देखा था, गामा रेज, एक्स रेज या विजिबल रीजन के अंदर, क्योंकि हमें वो तो दिखेंगे नहीं, हम ना गामा रेज को देख सकते हैं ना एक्स रेज को देख सकते हैं ना, क्योंकि हमने लास्ट वाले पता नहीं कौन सी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। गामा रेज, एक्स रेज, ये तो ये वाली तो हमें दिखेंगे ही नहीं, एफएम हो गया, एएम हो गया, रेडियो वेव्स, ये सब तो हमें दिखेंगे ही नहीं। अगर हम देख भी पाएंगे तो हम सिर्फ विजिबल रीजन देख पाएंगे, विजिबल रीजन हमें दिख पाएगा, ठीक है। वो विजिबल रीजन के अंदर अगर सपोज आती है कोई भी रेडिएशन, सपोज ब्लू लाइट एमिट हुई, तो हाँ हम बता देंगे कि ये क्या है। जब एटम कमिंग आ रहा था ना हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से, तो उन्होंने ब्लू कलर की रेडिएशन एमिट किया, येलो की या किसी भी उसकी थी, ठीक है। तो ये सब कुछ एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो हमारा जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है कि भाई एनर्जी मतलब एटम, हम ऐसे समझते हैं कि एटम के पहले लोअर एनर्जी स्टेट में था, फिर वो जो है जंप करके ऊपर वाली एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया, पर ऐसा नहीं होता है। बस ऐसे होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी एनर्जी थी ना, वो मतलब उसकी पहले कम थी, अब उसकी एनर्जी हाई होती है, बस इतना सा होता है, ठीक है। ऐसे जंप नहीं करता वो। तो ये था हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो है बेसिक कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जो है कुछ टर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहली टर्म है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रा का क्या मतलब होता है, जब कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, या तो हीट करके हम उसे एब्जॉर्ब करवाएंगे, ठीक है, तो या फिर वो, तो जब कोई भी क्या कहते हैं सब्सटेंस करता है ना जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो आफ्टर दैट रेडिएशंस एमिट होती है। ये क्या है, बहुत सारी रेडिएशंस हैं जिसे हम स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। रेडिएशंस एमिट होती है जिसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहेंगे, ठीक है। इस स्पेक्ट्रा को क्या हम कहते हैं, इस स्पेक्ट्रा को कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम सब्सटेंस ने, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है रेडिएशन का जो कि आया है, जब सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर एमिशन स्पेक्ट्रा, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है।
अब जब भी कोई एक एटम या फिर आयन या फिर मोलिक्यूल्स, ठीक है, एटम, आयन या फिर मोलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, सपोज ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम कहते हैं दे आर इन एक्साइटेड स्टेट। हम ऐसे कहते हैं दे आर इन एक्साइटेड स्टेट, हमें दे आर इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आगे सपोज ये टर्म्स यूज होंगे तो आपको एटलीस्ट मतलब पता होंगे कि एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, एनर्जाइज्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हमें वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, तो हमें अब नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करना है, ठीक है। तो जब भी कोई एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स हैं, जब वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को या रेडिएशन को, तो हम कहते हैं कि वो किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब कोई भी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी का सप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, जब सब्सटेंस को एनर्जी मिलेगी, या एनर्जी कैसे दे सकते हो आप, जैसे मैंने पहले बताया इन द फॉर्म ऑफ हीट दे सकते हैं, या इरेडिएट कर दो लाइट से, ठीक है। तो जब भी कोई सब्सटेंस को एनर्जी मिलेगी ना, तभी हमें वो स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो ये होता है, और इरेडिएटिंग तभी हमें जो है रेडिएशन मिलेंगी एट अ पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होगी, उनकी रेडिएशन हमें मिलती है, स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो चुकी है, अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, जो कि हम उससे डिस्कस करेंगे, मतलब डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, पर पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये नेगेटिव फोटोग्राफिक होती है, फोटोग्राफिक नेगेटिव या नेगेटिव फोटोग्राफिक ऑफ किसका, एमिशन स्पेक्ट्रा का, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव या नेगेटिव फोटोग्राफिक ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड उसमें समझते हैं। देखो, सपोज आपने कोई भी सैंपल लिया था, सैंपल के अंदर आपने क्या किया है, उसको इरेडिएट किया है लाइट के साथ, कंटिन्यूम आपने रेडिएशन डाली है उसके अंदर, ठीक है। तो वो सैंपल से जब पास होगी तो आपको ना वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, जो सैंपल होगा वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा सर्टेन वेवलेंथ की, है ना। तो जो मिसिंग वेवलेंथ होगी ना, जो मिसिंग वेवलेंथ, यहाँ पे कोई एक वेवलेंथ मिसिंग भी मिलेगी आपको, मिसिंग वेवलेंथ जो होगी उसकी वजह से ब्लैक कलर आ जाएगा, जो आपका मतलब आफ्टर ऑल स्पेक्ट्रम ही मिलता है, रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ही मिलता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। थोड़े उस लाइंस के अंदर ब्लैक कलर मिलेगा, उसके बाद आपके कलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, सपोज है येलो है, ग्रीन है, जो भी कलर्स है, सबसे पहले आपको ब्लैक कलर मिलेगा, जो ये किसकी वजह से मिला है, मिसिंग वेवलेंथ की वजह से मिला है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में देखते हैं, तो कोई भी जब आपने कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन पास की है किसी भी सैंपल से, तो सैंपल ने क्या अब्जॉर्ब किया, कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब किया, ठीक है, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब किया, और जो मिसिंग वेवलेंथ थी ना, जो कि ये सैंपल ने आपके अब्जॉर्ब किया है, वो क्या करेगा, वो कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स है, डार्क स्पेसेस जो है वो छोड़ देगा इन द, ये पूरे के पूरे ब्राइट स्पेक्ट्रम के अंदर ना कुछ स्पेसेस डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा, जब हमने सैंपल में से लाइट को पास किया था, ठीक है, कुछ वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की है, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन इन्होंने एब्जॉर्ब भी की है, ठीक है। मिसिंग जो वेवलेंथ होगी, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करेगी रेडिएशन को, जो कि एब्जॉर्ब किए, तो मिसिंग वेवलेंथ की वजह से ये आपके पास डार्क कलर के कुछ स्पेसेस आ जाएंगे इन योर ब्राइट स्पेक्ट्रा। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया, इनकी मेन डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, और वो डायग्राम के बेसिस पे आपको डेफिनेशन भी लर्न करने की जरूरत नहीं होगी जब हम करेंगे डायग्राम। लाइट स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा के अंदर जब ऐसे लाइंस आती है ना, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन यही है कि जैसे देखो, एमिशन अगर सपोज हम गैस फेज में करवाते हैं ना, सपोज आपने कोई भी मॉलिक्यूल गैस फेज का लिया हुआ है, या आयन गैस फेज का है, या कोई एटम आपने गैस फेज का लिया हुआ है, और आपने जो एमिशन स्पेक्ट्रा आपका स्टडी करोगे,
तो वो है ना कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो है ना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को, जैसे हम सपोज सोचे कि हमें ना विबग्योर की फॉर्म में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा, जैसे ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रा मिल रहा था ना, तो हमें विबग्योर की फॉर्म में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा, पर ऐसा नहीं मिलेगा इन केस ऑफ गैस फेज के अंदर। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गैस फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वो है ना, उनकी बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होने की वजह से वो एक मतलब आप एक सर्टेन वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं और एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही एमिट कर पाते हैं, ठीक है। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा देखोगे आप एटम्स का जो कि गैस फेज के अंदर है, या फिर आयंस का जो कि गैस फेज के अंदर है, तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएंगे हमें। ऐसा नहीं दिखेगा कि विबग्योर, ऐसे हमें नहीं दिखेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वो एमिट करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही, और उनके बीच में क्या होते हैं, डार्क स्पेसेस भी होते हैं, विद डार्क स्पेसेस भी होते हैं, ठीक है। उस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमने कोई भी क्या लिया, गैस फेज लिया, गैस फेज के आयंस, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी ले लो, जब आप उसमें से लाइट पास करोगे या कोई भी उसे इरेडिएट करवाओगे, हीट करवाओगे, एनर्जाइज करवाओगे, तो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, हमें विबग्योर ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कुछ सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही वो एमिट कर पाते हैं, और उनके जो एमिट करेंगे, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसके पास डार्क स्पेसेस भी होंगे, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज योर लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्योंकि ब्राइट लाइंस होती है ना, कुछ ब्राइट लाइंस आती है, डार्क स्पेसेस तो आते ही आते हैं, पर कुछ जैसे ब्राइट लाइंस भी आते हैं, इसलिए हम उसको मतलब ब्राइट लाइंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है वो। अच्छा, जो ये आपका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी को के अंदर यूज करते हैं, यूज्ड इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब सपोज हम बात करें, हर एक एलिमेंट का अपना अलग लाइन स्पेक्ट्रा होता है, हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी उसकी एलिमेंट की। अगर आप हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा बहुत सिंपलेस्ट होता है, और जैसे जैसे आप हैवी एटम्स के ऊपर लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज हम है ना फिंगरप्रिंट्स वो करते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली जैसे जो इसके अंदर यूज किया जाता है कंसेप्ट, सिमिलरली अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ना, वो किसी भी केमिकल एनालिसिस के अंदर, केमिकल एनालिसिस के अंदर हम उसे यूज करते हैं, किसी का भी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, ताकि हम अननोन एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अननोन एटम्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, जो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये होता है कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक जो लाइंस होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर, वो क्या किस में यूज होती है, केमिकल एनालिसिस में यूज करती है। जैसे हम फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलरली अननोन एटम्स के आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है या जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमारा जो है मेन हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ी और इसकी प्रॉपर्टीज की, उसके बाद हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन के लिए तो बड़ा सिंपल है, और हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन के लिए या और किसी एलिमेंट के लिए हमें नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो मैचिंग होती है, सपोज इसी को अगर हम केमिकल एनालिसिस के अंदर ही आपका क्या होता है, सपोज एग्जैक्ट मैच हो गया, जो अननोन एटम था, सपोज हमने ये कंसीडर किया था, ये रिकॉर्ड था हमारे पास कोई भी लाइन स्पेक्ट्रा का, ठीक है, और जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड लेकर के आया वो भी सेम था, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जो अननोन एटम है वो यही है, ठीक है। कैसे करता है, सेम प्रोसीजर होता है। आप कोई भी सैंपल लेते हो, सैंपल को इरेडिएट करवाते हो लाइट के साथ, या हीट करके उसको एनर्जाइज करवाते हो, और उसके बाद क्या आता है, स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस आता है। वो जो मशीन होती है वो रिकॉर्ड कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस की, यहाँ लाइट येलो कलर है या ब्लू कलर है, बीच में डार्क स्पेसेस है, और जो हमारा रिकॉर्डेड होता है हम उसके साथ देखते, कंपेयर करते हैं, ये फिर हमें अगर सपोज सेम निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है, वही सैंपल था, ठीक है। एग्जैक्ट मैच करते हैं लाइंस को जो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा में आई हुई होती है अननोन सैंपल से, ठीक है।
अब ये दिया किसने था? रॉबर्ट बंसन। रॉबर्ट बंसन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे। रॉबर्ट बंसन, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उन्होंने ही ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेट किया था कि इस तरीके से जो है एमिशन स्पेक्ट्रा को हम यूज कर सकते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन एटम्स, ठीक है। उसके बाद जैसे हीलियम है, हीलियम जो सन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मेन हीलियम हो गया, या फिर आपका सीजियम है, रुबीडियम है, इंडियम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर किए गए थे बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हमने इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की हेल्प से हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। कंटिन्यूएशन में टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहते हैं? देखो, आपने क्या किया, कोई भी एक गैशियस हाइड्रोजन एटम लिया, गैशियस हाइड्रोजन एटम लिया, उसमें से आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया, उसका इलेक्ट्रिकल। जब भी आपने कोई गैशियस हाइड्रोजन एटम लिया, उसमें से आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे ना, जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस में डिसोसिएट हो गए? वो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए इनटू एटम्स में। तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस में डिसोसिएट हो गए? एटम्स में डिसोसिएट हो गए। और जो ये एटम्स थे, इन्होंने क्या एमिट की? इन्होंने एमिट की रेडिएशन। इन्होंने एमिट की रेडिएशन, एमिट की, ठीक है, ऑफ मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशंस थी हमारे पास यहाँ पे क्या है? रेडिएशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, जो हाइड्रोजन आपने क्या लिया था, गैशियस हाइड्रोजन एटम लिया था, उसको जब आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया, तो जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन किसके अंदर हुई? हाइड्रोजन एटम्स के अंदर हुई, ठीक है। गैशियस, एक्चुअली ये हाइड्रोजन गैस है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के पास ही मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है। तो इसे ऐसे कर लो, देखो, आपने हाइड्रोजन गैस ली थी, गैसियस हाइड्रोजन में आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया, तो मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन होगी एटम्स के अंदर, और एटम्स में क्या हमारे पास बहुत सारी रेडिएशंस एमिट हुई, तो उसे क्या कहते हैं? हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, और वो लाइंस जो होती है ना, वो जिन्होंने डिस्कवर की थी, जिस साइंटिस्ट ने वो लाइंस डिस्कवर की, उस साइंटिस्ट ने अपना वो नाम दे दिया था, ठीक है। सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं बाल्मर की। बाल्मर, देखो, बाल्मर के अंदर क्या होता है? बाल्मर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये बताया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना, हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन वेव नंबर का, ठीक है। और जो विजिबल लाइंस होते हैं ना, तो विजिबल लाइंस जो होंगी, विजिबल लाइंस, वो कौन सा फॉर्मूला ओबे करेंगी? विल ओबे, देखो पहले इस लाइन को समझते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, सबसे पहले बाल्मर कौन थे? बाल्मर एक साइंटिस्ट ने। अब हमें ऐसे ना 4-5 वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक है। ये क्या थे? ये यहाँ पे जो वो लाइंस आई थी ना, स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी, उनके नाम है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन। ये सारे जो लाइन, जो स्पेक्ट्रम आया था, उनकी लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम है, जो कि किसने रखे थे? जो साइंटिस्ट जिस लाइन को डिस्कवर किया था, उनके बेसिस पे उन्होंने नाम रखा है। बाल्मर एक साइंटिस्ट थे, तो बाल्मर एक सीरीज होती है लाइन की, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। बाल्मर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, और जो विजिबल लाइंस होती है ना, वो फॉर्मूला ओबे करती है। वो फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू 109677 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n का स्क्वायर सेंटीमीटर इन वर्ड्स, ठीक है। विजिबल लाइन, और विजिबल लाइन भी किसकी? ऑफ हाइड्रोजन एटम की, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की,
ठीक है, ये भी होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। ठीक है, 109667 को क्या कहते हैं हम, रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं, या फिर बता दूंगी। ठीक है, जहां पे जो एन की वैल्यू होती है ना, एन वेयर एन किस क्या वैल्यू होती है, इंटीजर ग्रेटर देन 3, मतलब 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर ग्रेटर देन 3 जो होते हैं ना, वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहले हमने इसका मतलब समझ लिए हम इसका। तो बाल्मर ने स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्रेस की थी इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर, और जो विजिबल लाइंस है हाइड्रोजन, उन्होंने कहा कि विजिबल लाइंस जो होगी ना हाइड्रोजन एटम की, वो ये वाला फॉर्मूला ओबे करेंगी। अब सीरीज जो थी ना लाइन की, जो डिस्क्राइब कर रही थी, जो वो वाली सीरीज थी, सीरीज ऑफ लाइंस which were describing this formula was called Balmer series. उसको हमने क्या नाम दिया था, बाल्मर सीरीज नाम दिया था। वो वाली सीरीज जो कि विच वर डिस्क्राइबिंग दिस फॉर्मूला, या फिर जो इस फॉर्मूला से डिस्क्राइब हो रही थी, वो क्या थी, बाल्मर सीरीज थी। ठीक है, बाल्मर सीरीज ही पूरे हाइड्रोजन एटम के अंदर ऐसी सीरीज है हाइड्रोजन एटम के, जो कि है ना विजिबल रीजन में अपीयर होती है। ओनली दिस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम appears in visible region। किसका विजिबल रीजन, ईएम रेडिएशन का, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज की सिर्फ यही वाली ऐसी सीरीज है, बाल्मर सीरीज की जो लाइन है ना, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ऐसे हैं जो कि अपीयर होती है। ओनली दिस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके बाद एक आए थे ये देखो, जो ये नंबर है ना 10, चलो आगे बताती हूँ। ठीक है, ये बाल्मर का पता चल गया। सबसे पहले बाल्मर आए थे कि बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्रेस की जाती है वेव नंबर के फॉर्म में, विजिबल लाइंस जो होती है वो इस फॉर्मूले को ओबे करेगी, और जो भी लाइन इस फॉर्मूले को ओबे करेगी उसे हम बाल्मर सीरीज कह रहे थे। और सिर्फ बाल्मर पूरी ऐसी क्या कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर सिर्फ बाल्मर ही ऐसी सीरीज है जो अपीयर होती है विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आ सकता है एमसीक्यू टाइप में के अंदर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ऐसी कौन सी सीरीज है जो कि विजिबल रीजन के अंदर अपीयर होती है, तो आप क्या बोलोगे, बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मतलब इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में ही है। अब इतना हमने देख लिया है। ठीक है, अब एक जो मैंने आपको टर्म बीच में लिखवाई थी, डेट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, है ना, रेडबर्ग्स कांस्टेंट बताया था ना, तब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते। देखो, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, रेडबर्ग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीरीज नोट की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, और उन्होंने एक बेस्ट फॉर्मूला दिया था 109677 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर, बस ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम जो अब देखो, जहां पे सबसे पहले n1 जो कि सारी लाइंस के ऊपर अप्लाई होता है, n1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 2 एंड अप टू सो ऑन, और जो n2 की वैल्यू होती है ना, वो ध्यान से n2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज n1 + 1 n1 + 1 n2 n1 + 2 n1 + 2 एंड अप टू सो ऑन। ये देखना है कंटिन्यूएशन में, मतलब ये एक ही टर्म है पूरी की पूरी। ठीक है, तो जहां पे n1 की वैल्यू होती है 1 2 एंड सो ऑन, और n2 की वैल्यू होती है ये, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है। अब हम बता चुके हैं, अब जो एक्चुअली ना हम सारे एलिमेंट्स के लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम का ही हमने डिस्कस क्यों किया है, हाइड्रोजन एटम का ही सिलेबस में क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट एटम है, इसका तो आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, पर आप जैसे जैसे हैवियर एटम्स के जाओगे ना, जो हैवी एटम्स होंगे, जैसे कैल्शियम का डिस्कस करने की कोशिश करोगे, तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पर हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों में सिमिलर होते हैं, तो हम उन फीचर्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे कि फीचर्स विच आर कॉमन इन ऑल लाइन स्पेक्ट्रा।
ठीक है, जो फीचर्स कॉमन है ना सारे लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो ये है कि लाइन स्पेक्ट्रा जो होते हैं ना, लाइन स्पेक्ट्रा इज यूनिक। हर एक एलिमेंट का एक अपना अलग लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, यूनिक है, सबका सेम नहीं होता। उसके बाद क्या है, रेगुलरिटी होती है लाइन स्पेक्ट्रा में, देयर इज रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम। रेगुलरिटी होती है लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है, और हर एक एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर क्या होती है, एक अपनी रेगुलरिटी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने रिडबर्ग्स कांस्टेंट के बारे में बात कर ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो फीचर्स विच आर कॉमन इन, मतलब कि अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि भाई एलिमेंट है, ठीक है, कैल्शियम का बता दो या इसका बता दो, तो हम बता सकते हैं आसानी से। अब हम है ना कुछ बात करते हैं, जो कि डायग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, उस डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो कवर हो चुका है। अब हम एक सीरीज बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे मतलब बनेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, पहले सीरीज लिखो, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसे लिखो, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे N1, यहाँ पे N2, और अब हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले होते हैं लाइमन, बाल्मर। देखो सबसे पहले सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सारी यही साइंटिस्ट थे जिनके नाम है ये, ठीक है, इन्होंने ये दी थी सीरीज। अब N1 हमने यूज किया था ना N1 फॉर्मूले में, तो N1 की तो वैल्यू वही रहेगी 1 2 3 4 5। अब इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है 2 3 एंड अप टू सो ऑन, 3 4 एंड अप टू सो ऑन, 4 5 एंड अप टू सो ऑन, 5 6 एंड अप टू सो ऑन, 6 7 टू सो ऑन, ठीक है, ये होता है। अब कौन सा स्पेक्ट्रल रीजन के अंदर ही आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रल रीजन, सबसे पहले आएगा ये यूवी के अंदर, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आएगा। उसके बाद दूसरा ये हम विजिबल रीजन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और लाइमन, इसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, अपनी नेक्ड आईज से, बिकॉज ये हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि विजिबल रीजन के अंदर आता ही है। विजिबल रीजन की चीजें जो आती है वही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं ना। सिर्फ हमने अभी डिस्कस किया था कि बाल्मर ही एक ऐसी सीरीज है पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो कि विजिबल रीजन के अंदर आती है, जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका जो ये इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपकी सारी सीरीज आ चुकी है, इनका आपको ये एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आ जाती है कि जैसे पास्चन सीरीज की वैल्यू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ये 2 3 3 4 5 6 7 8 क्या है। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ना ओवरऑल हमने मतलब जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे n इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले डिस्कस करते रहेंगे कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है। देखो n इज इक्वल्स टू 1 पे आपकी कौन सी सीरीज थी, हमें पता है n इज इक्वल्स टू 1 पे यहाँ थी ना लाइमन वाली। उसके बाद सपोज आपने यहाँ लिया n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 पे आपकी कौन सी सीरीज आने वाली है, लाइमन। यहाँ पे कौन सी थी, बाल्मरिया। मैंने कहा ना आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सपोज n इज इक्वल्स टू 3 है, क्या है, n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद और ऊपर चलेंगे तो हम क्या है, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5 एंड अप टू सो ऑन। और भी चली जाएगी आगे, क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे इंफिनिटी डाल दी है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। सपोज हमने ना 5 की फॉर्म में, अब जैसे देखो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा था n इज इक्वल्स टू 1 होता है और 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे लिखा था ना हमने। तो हम कहाँ से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, n 2 से भी जंप हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी,
1 मिनट, ठीक है। हाँ, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, मतलब देख लेना ये ऐसे ही होगा 4 से और 5 से, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 से कहाँ से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन, किसी से भी हो सकता है, मतलब आप इसको भी ऐसे कर लो, ठीक है। अब जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बस मैं आपको सिर्फ इस डायग्राम में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो n इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम ऐसे शो कर रहे थे ना, जब n इज इक्वल्स टू 1 है तो n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड अप टू सोन, कुछ भी हो सकता है। तो बस यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि n इज इक्वल्स टू जब 2 है तो यहाँ से 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से। ये क्या है, ये ट्रांजिशंस है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन आटम, मतलब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से लेकर के इस स्टेट के अंदर वो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइमन बाल्मर पास्चन की वो है, क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, ये देखो, ये जो n इज इक्वल्स टू 1 है, ये तो सारी सीरीज क्या होगी, लाइमन होगी, लेकिन n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या होगी, ये बाल्मर सीरीज आएगी। अब बाल्मर सीरीज आएगी तो यहाँ पे हमें ना कुछ विजिबल रीजन के कलर्स मिलेंगे। कौन से विजिबल रीजन के कलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, मिल सकते क्या मतलब दिखेंगे हमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, n इज इक्वल्स टू 1 है, जो ये क्या वो शो कर रहा है, लाइमन सीरीज। n इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। लाइमन सीरीज क्या है, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन, अब अल्ट्रावायलेट रेज को तो हम नहीं देख सकते हैं ना। फिर बाल्मर सीरीज आएगी, बाल्मर सीरीज यहाँ पे जो कलर होंगे ना, वो किस रीजन के अंदर आएंगे, हमें वो वाले रीजन में जो कि जिन कलर्स को हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन के कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप ऊपर वाली भी सीरीज कर लेना, यहाँ पे भी आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है ना, पास्चन की हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, ठीक है। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमने सारी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, ठीक है, और सब कुछ कर लिया है। कोई भी बुक आपको इसके अलावा रेफर करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।